हेलो, वेलकम टू एडवाइजर। लूसेंट सीरीज में हमने काफ़ी सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। जैसे अभी हमने लास्ट क्लास किया था एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में एक बेसिक डिफरेंस समझने के लिए। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों ही आपके यूकैरियोटिक सेल हैं, ठीक है। तो आज हम लोग यूकैरियोटिक सेल के बारे में थोड़ा सा और समझेंगे और उसके साथ साथ जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज हैं उसको भी समझेंगे, ठीक है, जितना हो पाए आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं। एनिमल सेल और प्लांट सेल में आपने समझ लिया कि आपको यहाँ पे जैसे ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये आपका एनिमल सेल है, ठीक है। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस इज द प्लांट सेल। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल में आपको जो एक बेसिक स्ट्रक्चर दिखा, ठीक है, तो उसमें क्या दिखा कि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यानी कि बेसिकली जो आपके यूकैरियोटिक सेल है वो डबल वॉल्ड, वो कैसे हैं, डबल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्मिक सिस्टम, ठीक है। ये है आपका यूकैरियोटिक सेल, डबल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्मिक सिस्टम। यहाँ पे देखिए प्लांट सेल में आपको इस तरीके से दो मेम्ब्रेन दिख रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल का जो एनिमल सेल देखिए, तो एनिमल सेल में यहाँ पे जो बाहर के साइड आपको दिख रहा है दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो आपको प्लांट सेल में दिख रहा है ये जो बाहर के साइड प्रेजेंट है ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। जो अंदर के साइड दिख रहा है ये आपका सेल वॉल है, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी आप क्लियरली देखिए, ये बाहर के साइड वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये अंदर के साइड वाला स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से हमारी डबल वॉल्ड होती है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एनिमल सेल में इस तरीके से क्लियरली नहीं दिखाया, बट आपको देख के समझ में आएगा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बाहर वाला जो पोर्शन है वो एक्सटीरियर, बाहर के साइड वो दिख रहा है, ठीक है। और जो अंदर की तरफ का जो उसका स्ट्रक्चर है वो इंटरनल साइटोप्लाज्म की तरफ से दिख रहा है, ठीक है। अब साइटोप्लाज्मिक सिस्टम यानी कि जो इस पूरे के पूरे सेल के अंदर का जो स्ट्रक्चर, जो मैं यहाँ पे जहाँ पे आपको ये डॉट्स लगाते हुए दिख रही हूँ, ये आपका पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म है। पूरे सेल में लिक्विड भरा हुआ है, उस लिक्विड में बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। अब ये क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। आपको पता है कि बहुत सारे यूकैरियोटिक सेल में तो बहुत सारे ऑर्गेनेलीज होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल आपको बोल दिया जैसे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, ठीक है, जैसे बोल दिया लाइसोसोम प्रेजेंट है, या बोल दिया आपको प्लास्टिड प्रेजेंट है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारी चीजें प्रेजेंट है, मतलब ऑर्गेनेलीज है। ये जितने भी ऑर्गेनेलीज है ना इनका अपना एक मेम्ब्रेन, देखिए लाइसोसोम का अपना एक मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना मेम्ब्रेन है, प्लास्टिड का अपना मेम्ब्रेन है। यानी कि ऑर्गेनेलीज के ऊपर भी एक परत चढ़ी हुई है और इस सेल के, इस पूरे के पूरे सेल के ऊपर भी एक परत चढ़ी हुई है, ठीक है। तो ये आपका यूकैरियोटिक सेल का एक कैरेक्टर है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में आपको जो वहां पे ऑर्गेनेलीज बनेंगे उसके ऊपर मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होगा, उसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होगा, ठीक है, वो ऐसे ही स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, अनबाउंडेड स्ट्रक्चर, ठीक। अब उसके बाद आपको दिखेगा कि यहाँ पे पूरा पूरा साइटोप्लाज्म भरा है। तो साइटोप्लाज्म कहाँ है, पूरे में है एक्सेप्ट न्यूक्लियस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखेगा, आपको न्यूक्लियस दिखेगा, ठीक है, ट्रू न्यूक्लियस आप लिख सकते हो यहाँ पे आपको ट्रू न्यूक्लियस दिखेगा। और उस न्यूक्लियस के बाहर, अगर मान लीजिए न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के बाहर क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर जो आपको लिक्विड दिख रहा है ये पूरे पूरे लिक्विड को आप क्या कहोगे, इस लिक्विड को कहोगे न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहोगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसा आप कहते हो साइटोप्लाज्म, सेल का प्लाज्म, ठीक है, ये है न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अंदर इस तरीके से ऐसा डार्क सा स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस। मैं अभी लास्ट क्लास में समझा था, ठीक है। तो ये हमारा ट्रू न्यूक्लियस है, ये पूरा पूरा क्या स्ट्रक्चर कहलाता है, न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस है। अब यहाँ पे ऐसा सेल जो कि खुद भी डबल मेम्ब्रेन है, जो जिसके अंदर साइटोप्लाज्म है, जिसके अंदर ऑर्गेनेलीज है और वो भी मेम्ब्रेन बाउंड है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इस ऐसे टाइप के सेल को हम क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। ट्रू न्यूक्लियस वाली सेल कहते हैं, जो कि काफी एडवांस्ड है इन कंपैरिजन टू प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल अगर आपको समझना चाहे, एग्जाम्पल जैसे कि आपके आगे प्रोटिस्टा क्या होता है, ठीक है, आगे हम कभी जब क्लासिफिकेशन करेंगे तो समझेंगे। ये होते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, एक सेल के यूकैरियोट्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल एसिटाबुलेरिया,
आप कह सकते हो। और ये जो एसिटाबुलारिया है ना, ये एसिटाबुलारिया सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, बिगेस्ट सेल होता है इसके अंदर। कैसा सेल होता है? बिगेस्ट सेल, बिगेस्ट सेल। और बॉटनी में ना ये एक तरीके से मॉडल ऑर्गेनिज्म माना जाता है। इतना बड़ा सेल होता है कि इसके अंदर एग्जैक्टली आपको जो भी चीजें देखनी है बहुत अच्छे से सारे एक्सपेरिमेंट्स जो है वो बहुत अच्छे से हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बॉटनी का मॉडल ऑर्गेनिज्म है। इसी तरीके से अगर कोई आपसे पूछे कि जेनेटिक्स का मॉडल ऑर्गेनिज्म क्या है, तो वो होता है ड्रोसोफिला, ठीक है। ड्रोसोफिला एक मच्छर जैसा होता है, एक बड़ा सा मक्खी जैसा होता है, बड़ी सी मक्खी कहते हैं उसको। तो दैट इज ड्रोसोफिला, ठीक है, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, कॉमन नेम, दैट इज फ्रूट फ्लाई, ठीक है। लिख दूं मैं, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ड्रोसोफिला मॉडल ऑर्गेनिज्म ऑफ जेनेटिक्स, तो आप कह सकते हो ड्रोसोफिला, ठीक है। इस तरीके से कई मॉडल ऑर्गेनिज्म उन ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जिनके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और जिनका स्ट्रक्चर ना अप्रोक्सीमेटली कई सारे ऑर्गेनिज्म के जैसा ही दिखता है, ठीक है। अब जैसे एसिटाबुलारिया है, ये एक नॉर्मल प्लांट सेल ही है, ठीक है, लेकिन इसकी सेल काफी नॉर्मल प्लांट सेल से काफी बड़ी होती है, इसलिए इसमें एक्सपेरिमेंट्स इजी हो जाते हैं और इसलिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सबसे पहले पे चलते हैं, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये कोई ऑर्गेनेली नहीं है, लेकिन ये उसके बाहर, इस सेल के बाहर आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बेसिकली कवरिंग, ठीक है, उसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? अभी जस्ट आपको बताया कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। कैसा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है ये? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के साथ साथ आपको ये दिख रहा है कि काफी जो है ये स्ट्रक्चर जो है काफी थिन होता है, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने बहुत मोटा बना दिया वो क्लियरली दिखाने के लिए, बट ये काफी पतली सी होती है, बहुत डेलिकेट होती है, ठीक है, और इलास्टिक होती है। अब इलास्टिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म में लिक्विड ही है ना, जैसे एक बैलून के अंदर आप लिक्विड भर दीजिए, ठीक है, तो जैसा जैसा लिक्विड जो है अपना अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, वैसे वैसे वो जो बैलून है उसका जो शेप है वो भी चेंज होता जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है ना काफी इलास्टिक है। जैसे जैसे उसका मेम्ब्रेन जो है उसके मान लीजिए अंदर साइटोप्लाज्म में अंदर मूवमेंट हो रहा है, तो मूवमेंट की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर भी वैसे ही होता चला जाएगा, ठीक है। और ये लिविंग होता है, ठीक है, तभी तो ये सारी चीजें हो रही है, डेड तो है नहीं है, ठीक। आपको पता चल गया डबल लेयर है, ठीक है। अब किसका बना होता है? ये बना होता है लिपिड का। आप कह सकते हो मेड अप ऑफ लिपिड, ठीक है। लिपिड क्या होता है? लिपिड एक तरीके का फैट है। अगर बेसिकली बहुत क्लियरली लिखूं तो दैट इज पॉलीसेकेराइड्स, यानी कि इसमें ये आपके प्रोटीन मॉलिक्यूल भी होते हैं, ठीक है। ये इतना लिखने से अच्छा है मैं इस तरीके से इजी लिख दूं, प्रोटीन प्लस लिपिड, इसका बना हुआ होता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्रोटीन और लिपिड का बना हुआ होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना दूं इस तरीके से आपका, ठीक है, ये मान लीजिए लिपिड है, ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, ये आपका लिपिड का एक लेयर है, ठीक है, ये लिपिड का एक लेयर है, फर्स्ट लेयर, ऊपर की लेयर, ठीक है। मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये वाली जो लेयर है ना, ये ऊपर वाली लेयर, इस वाली लेयर को मैंने बनाया, ठीक है। अब देखिए मैं इस वाली लेयर को बना रही हूँ, ये जो आपको मोटा कर रही हूँ ये वाली लेयर, अब ये जो सेकेंड लेयर है इसकी, ठीक है, सेकेंड लिपिड लेयर। अब सेकेंड लिपिड लेयर देखिए कैसे स्ट्रक्चर है, वो इस तरीके से होता है, एक दूसरे के ऑपोजिट, ठीक, इस तरीके से हमारी एक लेयर है। अब इसी के बीच में ना ऐसे छोटे छोटे ना प्रोटीन्स पड़े हुए होते हैं। मान लीजिए प्रोटीन्स ऐसे दोनों लेयर को कवर कर दे, या मान लीजिए प्रोटीन्स ऐसे ऊपर ही रह जाए, ठीक है। तो अब जैसे देखिए यहाँ पे लिपिड है, लिपिड खूब सारे होते हैं, लिपिड बहुत सारे होते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स उससे कम होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एकदम ही कम होते हैं, ठीक है। तो ये आपके कार्बोहाइड्रेट कहाँ प्रेजेंट होगा अगर मैं बताऊं तो कार्बोहाइड्रेट यहाँ प्रेजेंट होगा, ठीक है, यानी कि ये जो पेरिफेरल रीजन है ना वहीं पे ऊपर की तरफ प्रेजेंट होगा। और कार्बोहाइड्रेट मान लीजिए ये प्रोटीन है, ठीक है, मान लीजिए ये प्रोटीन है, तो इस प्रोटीन से अगर हमारा कार्बोहाइड्रेट जुड़ा है तो इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे ग्लाइको प्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइको का मतलब होता है क्या है? ये ग्लूकोज, यानी कि क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और प्रोटीन तो आपको पता चल गया, ठीक है। ये आपका जो ये बड़ा सा पार्ट है ये आपका मान लीजिए प्रोटीन है, तो प्रोटीन से जुड़ा हुआ है ग्लाइको, इसलिए हम कह रहे हैं ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। मान लीजिए ये जो मैंने ग्लाइको बनाया वो मैंने लिपिड से जोड़ दिया, ठीक है, तो आप इसको क्या कहोगे? ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइको क्या है? अगेन ग्लाइको क्या है? कार्बोहाइड्रेट, और लिपिड क्या है? वो फैटी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये आपका
कहलाएगा ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, तो यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो इसी फॉर्म में प्रेजेंट होता है, या तो लिपिड से जुड़ा हुआ होगा या तो प्रोटीन से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, तो इस तरीके के स्ट्रक्चर, ये आपका कैसा स्ट्रक्चर है, ये बाई लेयर होता है, लिपिड की बाई लेयर होती है। ठीक है, यानी कि 2 लेयर होता है। अब देखिए, जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिस्कवरी किया गया ना, तो उस टाइम पे बहुत सारे, तुरंत नहीं समझ में आया था कि लिपिड के ये 2 लेयर होते हैं और इस तरीके से स्ट्रक्चर है। जब साइंटिस्ट आए तो उन्होंने बहुत सारे मॉडल दिए। ठीक है, जैसे पहला है बहुत ही बेसिक जो एग्जाम्स में आते हैं सिर्फ उतना ही समझेंगे, जैसे कि सैंडविच मॉडल। ठीक है, सैंडविच मॉडल, सैंडविच मॉडल में बोला गया कि इस तरीके से जो है यहाँ पे लिपिड होता है ऊपर की तरफ, बीच में प्रोटीन होता है और फिर लिपिड होता है। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने बोला सैंडविच मॉडल, यानी कि ऊपर की तरफ लिपिड, प्रोटीन यानी कि बीच में होता है। उन्होंने बोला प्रोटीन बीच में होता है, तो ये सैंडविच मॉडल है। ठीक है, सैंडविच मॉडल किसने दिया? सैंडविच मॉडल दिया है डेनियली एंड डेविसन। डीडी आप याद रखिए, डेनियली एंड डेविसन, इन साइंटिस्ट ने दिया। अब डीडी सिर्फ याद रखिए, डीडी जो है उन्होंने सैंडविच दिया, सैंडविच मॉडल। दूसरा उसके बाद सेम इसी चीज को नाम बस अलग कर दिया, दैट इज यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ठीक है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया था रॉबर्टसन ने, और इसको ना सैंडविच मॉडल ही समझो, उन्होंने भी ऐसे ही कुछ कहा था। ठीक है, लिपिड प्रोटीन लिपिड इस तरीके से स्ट्रक्चर बना है, दैट इज द यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। फिर एक साइंटिस्ट आए, मतलब 2 साइंटिस्ट आए, जिनका नाम था सिंगर एंड निकोलसन। क्या नाम था? सिंगर एंड निकोलसन। ये जो साइंटिस्ट थे ना, इन्होंने एक मॉडल दिया जिसका नाम था फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। क्या नाम है? फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। इन्होंने इस मॉडल का ये बताया कि आपका जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, वो काफी लूज होता है। उसमें जो लिपिड की 2 लेयर, उन्होंने बताया कि लिपिड की 2 लेयर होती है, बीच में कहीं कहीं प्रोटीन प्रेजेंट होता है। हो सकता है वो दोनों लेयर को कवर कर दे, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है। हो सकता है सिर्फ वो एक ही लेयर में है, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है। बाहर के साइड ग्लाइको प्रेजेंट होता है, वो चाहे प्रोटीन से भी जुड़ सकता है तो कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन, वो लिपिड से भी जुड़ सकता है तो कहेंगे ग्लाइकोलिपिड। तो ये जो मैंने बताया ना, ये बेसिकली ये समझाया था सिंगर एंड निकोलसन ने। ठीक है, तो उनका जो ये एक्सपेरिमेंट था ना, एकदम एक्सेप्टेड था, इसलिए आज भी इस मॉडल को हम एक्सेप्ट करते हैं, इस मॉडल को हम मानते हैं और इसी मॉडल को हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो पूरा स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। 3 मॉडल्स दिए थे रिगार्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसका फंक्शन क्या है वो समझते हैं। देखिए, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका फंक्शन को अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले आप देखिए, ये ना एक डेफिनेट शेप बना रहा है। आपको देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक स्ट्रक्चर बन रहा है, ये आपको ये थोड़ा सा स्क्वायर वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है। ऊपर आपको दिख रहा है यूकैरियोटिक सेल में थोड़ा सा ये ओवल स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो आपका जो यूकैरियोटिक सेल है ना, वो उसका अगर शेप देखेंगे तो बहुत टाइप का हो सकता है। ओवल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है, क्यूबॉइडल भी हो सकता है, मतलब पॉलीगोनल भी हो सकता है, या स्पिंडल भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। मतलब ऐसा कोई मॉडिफाई नहीं है कि सिर्फ ओवल ही होगा, ऐसा नहीं है। नॉर्मली हम लोग सर्कल बना देते हैं ना कि ऐसा सेल है, ऐसा नॉर्मल नहीं है, किसी भी तरीके का स्ट्रक्चर हो सकता है। तो बेसिकली क्या कर रहा है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड कर रहा है। क्या प्रोवाइड कर रहा है? एक डेफिनेट शेप। डेफिनेट शेप प्रोवाइड करने के साथ साथ इसमें ना, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो कुछ चीजें हैं, जैसे मान लीजिए हमें कुछ कैल्शियम चाहिए या पोटेशियम चाहिए, ये सब ना इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर भी आ सकते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर भी जा सकते हैं। यानी कि सब्सटेंस की एंट्री और एग्जिट भी होती है। ठीक है, सब्सटेंस की एंट्री एंड एग्जिट भी हो सकती है, अंदर भी आ सकते हैं और बाहर भी जा सकते हैं। ठीक है, तो अंदर जब आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि बाहर जो है बहुत सारा पोटेशियम, बहुत पोटेशियम, ठीक है, और अंदर पोटेशियम कम है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल अंदर पोटेशियम, ये जो के है ना, इसको हम पोटेशियम कहते हैं। ठीक है, जैसे Na है तो उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम सोडियम कहते हैं। Cl है उसको हम क्लोरीन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका सोडियम, मान लीजिए बाहर बहुत सारा पोटेशियम प्रेजेंट है, ठीक है, और अंदर पोटेशियम कम है, तो बाहर से अंदर पोटेशियम आ गया। ठीक है, तो बाहर से अंदर पोटेशियम आ गया, यानी कि हायर कंसंट्रेशन से किधर आ गया? लोअर कंसंट्रेशन में। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जब भी जो चीज आती है, इसको हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, या फिर इसको हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, या फिर इसको हम एक और नाम देते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का डेफिनेशन ही ये है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आना। ठीक है,
और जब भी कोई चीज लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन पे जाती है तो उसको हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखो एक्टिव, अब जैसे मान लीजिए पानी को ऊपर से नीचे गिराना है तो आप ऐसे कॉन्शियस होके भी, मतलब अनकॉन्शियसली भी आप पानी को नीचे गिरा सकते हो, बट पानी को ऊपर उठाना है तो मोटर की जरूरत पड़ती है ना। हम देखते हैं कि मोटर के जरिए ही पानी जो है नीचे से ऊपर आता है और उसके बाद हम उस पानी को यूज करते हैं। तो वहां पे एक्चुअली मोटर क्या कर रहा है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। तो नॉर्मल, ये तो नॉर्मल केस है, ये तो एक सेल की बात है, तो यहाँ मोटर तो लगा नहीं सकते। तो नेचर ने एक मोटर ऑलरेडी लगा के दिया है, एटीपी। एटीपी इस एनर्जी का यूज करके लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में अगर कोई चीज जा रही है तो उसको हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या कहेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, यहां तक चीज समझ में आ गई। अब ये जो एनिमल सेल है, मान लीजिए हम एनिमल सेल की बात करें, जो बाहर, जो ये आपको सबसे पहले दिख रहा है, ये जो एनिमल सेल है ना, इसमें ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वेसाइकल्स बनते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सीलिया बनता है। जैसे आपको देखिए, मान लीजिए कोई ऑर्गेनेली है, उसमें आपने देखा कि इस तरीके से बना हुआ है, छोटे 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 छोटे, तो ये सबको क्या कहोगे आप, सीलिया। क्या कहोगे आप, सीलिया। ठीक है, मान लीजिए इस तरीके से कोई ऑर्गेनिज्म, उसमें एक पूंछ लगी हुई है, तो इसको क्या कहोगे आप, फ्लैजिला। ठीक है, तो ये चाहे सीलिया हो चाहे फ्लैजिला हो, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही बना हुआ होता है। इसी तरीके से हमारे साइटोप्लाज्मिक में एक साइटोस्केलेटन होता है। ठीक है, या फिर आपका जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो भी चीज है ना, ये सब आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही बना हुआ होता है। ठीक है, तो यहां तक बात हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ठीक है, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद मैं आपको एक चीज और समझा दूं कि यहाँ पे आपको यहाँ पे नेक्स्ट आपका जो है वो चीज प्रेजेंट होगी। एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे ना सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट, सेल वॉल भी होता है। हमने देखा प्लांट सेल में, ठीक, हमने देखा प्लांट सेल में, आपने देखा कि यहाँ पे सेल वॉल भी प्रेजेंट है। अब ये जो सेल वॉल प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर सेल वॉल है, ठीक है, तो एक एडिशनल प्रोटेक्टिव वॉल है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ एक एडिशनल प्रोटेक्टिव वॉल है। ठीक है, अब ये जो एडिशनल प्रोटेक्टिव वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो बहुत थिक, बहुत थिन होता है, डेलिकेट होता है, इलास्टिक होता है, लेकिन सेल वॉल को थिक होना होगा। ठीक है, तभी तो अंदर और ज्यादा, ये हमें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों पड़ी, जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि प्लांट सेल ना, वो आप देखिए नेचर में ऐसे ही वो मूव नहीं कर सकते। मान लीजिए बहुत तेज हवा आ रही है, तो ऐसा थोड़ी कि प्लांट उठ के हमारे कमरे के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो डर ही जाओगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे प्लांट अपनी जगह पे ही है, तो अपनी जगह पे ही रह के उसको, चाहे वो साइक्लोन आए चाहे ड्रॉट आए, कुछ भी आए, उसको वहीं का वहीं सहना है। तो यानी कि वो अपनी जो सेल वॉल है अंदर, उसको इतना हार्ड कर दे, इतना रिजिड कर दे कि ये जो है ज्यादा उसको नुकसान ना पहुंचा पाए। ठीक है, तो काफी थिक होता है एंड रिजिड होता है। देखिए प्लांट सेल को आपको जब आपको किसी लकड़ी को तोड़ना, अगर वो सूखी हुई नहीं है तो बहुत मुश्किल होता है तोड़ना। ठीक है, क्योंकि सेल वॉल काफी थिक होती है और रिजिड होती है। सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, ये बनी हुई होती है सेलुलोज की। सॉरी, सेलुलोज की बनी हुई। सेलुलोज क्या है, इट्स अ कार्बोहाइड्रेट। क्या है ये, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और ये जो सेलुलोज है ना, वो परमिएबल इन नेचर होती है। कैसी होती है, परमिएबल। अब अगर परमिएबल ना हो तो फिर देखिए क्या ही मतलब रहेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एंट्री और एग्जिट कराने का। ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मान लीजिए येलो कलर का जो मैं बना रही हूँ। ठीक है, और इसके अंदर जो है ये मोटी सी लेयर जो है सेल वॉल है। मान लीजिए सेल वॉल को मैंने बना दिया इम्परमिएबल। ठीक है, अब इम्परमिएबल का क्या मतलब होता है कि अंदर से ना तो कोई चीज बाहर जाए और बाहर से ना तो कोई चीज अंदर आए। ठीक है, ये कहलाता है इम्परमिएबल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो इम्परमिएबल नहीं होती, ठीक है, सेमी परमिएबल होती है। तो यहाँ से चीजें जो है अंदर आ गई, जो मॉलिक्यूल की जरूरत है वो चीज तो अंदर आ गई, लेकिन सेल वॉल इसको अंदर जाने नहीं दे रहा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का परमिएबल होने के बावजूद क्या फायदा, कोई फायदा नहीं। इसलिए आपका जो सेल वॉल है वो परमिएबल उनको होना जरूरी है। तो ये परमिएबल होते हैं। ठीक है, और कभी कभी ये ना जो सेल वॉल होते हैं, किसी किसी में थिन भी, किसी किसी में पतले भी होते हैं, किसी किसी में मोटे भी होते हैं। ठीक है, तो सेल वॉल देखिए, आपको पता है कि सेल वॉल आपको प्लांट सेल में तो पाया ही जाता है। ठीक है, सेल वॉल जो है वो आपका बैक्टीरिया में भी पाया जाता है। ठीक है, प्लांट सेल में तो पाया ही जाता है, उसके साथ साथ बैक्टीरिया में भी पाया जाता है। ठीक है, तो प्लांट सेल में बना हुआ होता है ये सेलुलोज का,
ठीक है। लेकिन बैक्टीरिया में जो है ये अलग चीज का बना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके आगे जो है वो चीज बताएं कि अगर सेल वॉल का फंक्शन क्या है, क्या मतलब सेल वॉल किस लिए प्रेजेंट होता है। तो पहली बात, जैसे कि आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक शेप प्रोवाइड कर रहा है, जो आपका सेल वॉल है वो भी एक शेप, एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके साथ साथ ये जो है एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव कवरिंग है, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी प्रोटेक्ट करता है और जो सेल का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको भी प्रोटेक्ट करता है। तो बेसिकली शेप प्रोवाइड कर रहा है, उसके साथ साथ प्रोटेक्शन भी दे रहा है, ठीक है। काफी थिक है, रिजिड है, तो प्रोटेक्शन भी दे रहा है, ठीक है। सेल को जो है, सेल परमिएबल है, तो यानी कि कोई भी चीज अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आ जा सकती है, गैसेस अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आ जा सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दूसरा, अब सेल्स जो है वो डेसिकेशन, मान लीजिए सेल जो है वो पानी में पड़ा हुआ है किसी तरीके से, तो ये उसको बचा के रखता है कि कहीं ऐसा ना हो कि सेल जो है वो सड़ जाए, ठीक है, यानी ये जो प्लांट सेल है वो सड़ जाए, ठीक है। तो डेसिकेशन से भी बचाता है, डेसिकेशन यानी कि डेसिकेशन का मतलब होता है सड़ना, तो सड़ने से भी बचाता है आपका सेल वॉल, ठीक है। और ये ना ऐसा नहीं है कि मतलब जो सेल वॉल है, जैसे मान लीजिए आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो तो बहुत ही परमेबल हो जाता है, ठीक है, लेकिन सेल वॉल इतनी भी परमेबल तो नहीं होती, परमेबल होती है लेकिन इतनी भी परमेबल नहीं है कि सब कुछ एकदम अंदर और सब कुछ एकदम बाहर ऐसे कर दे, ठीक है। पानी को एक लिमिट में ही अंदर आने देती है और पानी को एक लिमिट में ही बाहर जाने देती है, और इसी तरीके से ये इसको डेसिकेशन से बचाती है, ठीक है। अगर पानी को अनलिमिटेड अंदर जाने देगी तो वो तो अंदर जो जितने भी ऑर्गेनेलीज है वो सड़ जाएंगे, ठीक है। तो पानी को एक लिमिट में जब अंदर भेजेगी तो उतनी ही पानी की जरूरत, जितनी अंदर गया है उतना ही जरूरत है, तो सेल जो है वो सड़ेगा नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सेल वॉल है, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको एक चीज बोली, बैक्टीरिया को छोड़ दीजिए, लेकिन एक नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल की अगर मैं बात करूं तो इस यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये क्या है? न्यूक्लियस, ठीक है। और ये पूरा का पूरा क्या है? ये पूरा का पूरा सेल है, मान लीजिए। तो सेल के अंदर जो आपको लिक्विड, एक्सेप्ट न्यूक्लियस, इस सेल के अंदर जो आपको ये दिख रहा है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? ये है साइटोप्लाज्म। क्या है? साइटोप्लाज्म। और इस न्यूक्लियस के अंदर, अब इस न्यूक्लियस के अंदर देखिए, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे प्रेजेंट है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को एक नाम अगर आपको देना है तो आप कह सकते हो प्रोटोप्लाज्म। क्या कह सकते हो? प्रोटोप्लाज्म। तो जो हमने पहला स्ट्रक्चर पढ़ा, पहला जब क्लास ली थी तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि प्रोटोप्लाज्म जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, और इसी प्रोटोप्लाज्म के बारे में हक्सले साहब ने कहा था कि इट इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। 1863 में हमारी जो पहली क्लास थी उसमें मैंने ये चीज आपको समझाई थी कि हक्सले ने ये चीज कही थी। तो प्रोटोप्लाज्म इतना इंपॉर्टेंट है, तो यानी कि प्रोटोप्लाज्म, अगर सेल का मैं साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का न्यूक्लियोप्लाज्म हटा दूं तो अंदर ही अंदर जो है सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो कि प्रेजेंट होता है आपके सेल के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे कुछ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज के बारे में, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। थैंक यू।